गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है डीसी जनरेटर या डीसी डायनेमो। ये डायनेमो क्या करता है? पिछले लेक्चर में हमने एसी और डीसी करंट के बारे में हमने जाना। तो ये जो डायनेमो है ये डीसी जनरेट करेगा, डीसी करंट प्रोड्यूस करने का काम करेगा। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीसी। ये जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। याद करो, मोटर के बारे में हमने बताया था आपको। मोटर क्या करता था? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता था। ठीक है, वहाँ हम डीसी सप्लाई दे रहे थे बाहर से एक कॉइल के अंदर, और कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए हुए थे, करंट कैरिंग कॉइल। और उस करंट कैरिंग कॉइल में क्या हुआ था? एक रोटेशन पैदा हुआ था और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई थी। ये जो डीसी डायनेमो है जस्ट उसका उल्टा काम करेगा। यहाँ हम कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे, बल्कि एक कॉइल होगा, करंट कैरिंग कॉइल नहीं, एक कंडक्टिंग कॉइल। सिंपली कोई बैटरी जुड़ी हुई नहीं रहेगी। और उस कंडक्टिंग कॉइल को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे मैकेनिकली, उल्टा प्रोसेस, यहाँ मैकेनिकली रोटेट करेंगे किसी भी तरीके से बाय एनी मीन्स, तो ये पाया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना जो हमने बतलाया था फैराडेज लॉ वाला, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली फिनोमेना के तहत उस कॉइल के एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। और इसी सिद्धांत पर जो है क्या करता है, तो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस रूप में? तो इन द फॉर्म ऑफ डीसी करंट। सिद्धांत क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो इट इज़ बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो क्या कहता है, याद करो, एक कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है या मूव कराया जाता है तो उसके एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। ठीक है, यही है फैराडे लॉ। फैराडे के एक्सपेरिमेंट में यही हमने पाया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो डीसी जनरेटर में जो उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ एक कंडक्टिंग कॉइल लिया जाएगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म का जनरली होता है। उस कंडक्टिंग कॉइल को हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उसको मैकेनिकली रोटेट करेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कट करने की वजह से उसके एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये फैराडे लॉ पर बेस्ड है। ये इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, जो कहता है व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड, व्हेन ए कंडक्टिंग कॉइल इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज सेटअप अक्रॉस इट्स एंड्स, उसके एंड्स के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसके कारण उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और हम देखेंगे कि वो डीसी नेचर का होगा अगर एक खास तरह से उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अब समझते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या होता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है डीसी डायनेमो की, ये भी कमोबेश जो है बिल्कुल मोटर जैसी ही है। मोटर जैसा ही 99% तो समझ लो कि मोटर जैसा ही है। तो इसमें भी सबसे पहले तो फील्ड मैग्नेट्स होंगे, ध्यान देना। ये दो फील्ड मैग्नेट्स लिए जाएंगे, एक के नॉर्थ पोल के सामने दूसरे का साउथ पोल होगा, बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा, जिस स्पेस में नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए इस डायरेक्शन में। तो ये दो फील्ड मैग्नेट्स क्या काम करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच की स्पेसिंग में हम मेनी टर्न वाला एक इंसुलेटेड कॉपर कॉइल एक सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर पर लिपटा हुआ लेते हैं। तो एक सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे, जैसा हमने मोटर में किया था। उस कोर पर कई टर्न हम एक इंसुलेटेड कॉपर कॉइल को उसको लपेटेंगे, और ये पूरा पोर्शन जो है आर्मेचर कहलाता है। ठीक है, और उस आर्मेचर को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच प्लेस करेंगे। अब ये जो मेरी टर्न वाला कॉपर कॉइल जो लिपटा हुआ है सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर पर, उसके दो एंड्स जो होंगे, उन दोनों एंड्स को हम एक स्प्लिट रिंग से, एक स्प्लिट रिंग के 2 सेमी सर्कुलर हाफ से कनेक्ट कर देते हैं।
देखो जैसे ये ABCD कॉइल है, तो ये D वाला एंड जो है ये सेमी सर्कुलर रिंग कॉपर का बना हुआ ये जो स्प्लिट रिंग है उसके B2 वाले पोर्ट R2 वाले पोर्शन से कनेक्ट कर दिया हमने। ये R2 है, R स्टैंड्स फॉर रिंग, तो ये कॉपर रिंग के R2 वाले पोर्शन से हमने D वाले पोर्शन को कनेक्ट कर दिया। और R1 सेमी सर्कुलर रिंग जो है स्प्लिट रिंग का ये दूसरा भाग, इससे हमने A वाले टर्मिनल को फिलहाल कनेक्ट कर दिया। एक तरह से वेल्डिंग कर दी जाती है, सोल्डरिंग कर दी जाती है यहाँ पर। तो ये एंड R1 से जुड़ गया और D वाला एंड जो है R2 से जुड़ गया। अब ये जो पूरा का पूरा आर्मेचर और ये जो स्प्लिट रिंग सिस्टम, ये जो पेयर ऑफ स्प्लिट रिंग्स हैं, ये जो सेमी सर्कुलर हाफ्स हैं, दो हाफ्स R1 और R2, ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कम्यूटेटर कहते हैं, जो तुम पहले जान चुके हो। तो ये क्या क्या हो गया, ध्यान देना, फील्ड मैग्नेट्स हो गए। फील्ड मैग्नेट्स के बीच की स्पेसिंग में आर्मेचर हो गया, जिसका मतलब मैंने समझा दिया। अब इस आर्मेचर के बाद ये स्प्लिट रिंग सिस्टम या कम्यूटेटर सिस्टम हो गया हमारे पास। कम्यूटेटर जो कि समझते हो, इसमें इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन इन्वर्ट करने का काम करेगा, कैसे और उसका क्या फ़ायदा हम देखेंगे अभी। तो ये जो पूरा सिस्टम है आर्मेचर और ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर वाला सिस्टम, ये इन सब से होकर के ये सब के बीचों बीच एक शैफ्ट पास कर रहा था। शैफ्ट या एक्सिल कह दो, जिस एक्सिल के एक दूसरे छोर पर एक वो टरबाइन ब्लेड जुड़ा रहता है। टरबाइन ब्लेड्स कनेक्टेड रहते हैं, ध्यान देना। ये टरबाइन ब्लेड्स जो हैं ये शैफ्ट के एक छोर से कनेक्टेड रहते हैं। वो शैफ्ट जो इस स्प्लिट रिंग सिस्टम के साथ इंसुलेशन मेंटेन किए रहता है, और ये साथ ही आर्मेचर से होकर के सेंट्रल पोर्शन से पास करते हुए इस तरह से ये टरबाइन ब्लेड्स से जाकर कनेक्ट होता है। अब ये पूरा का पूरा शैफ्ट ही क्या होगा, रोटेट करेगा जब टरबाइन ब्लेड्स को किसी तरीके से रोटेट करेंगे। टरबाइन ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैकेनिकल मींस में हम हाथ से भी घुमा सकते हैं। साइकिल में डायनेमो लगा रहता है, तो साइकिल का पहिया के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे पहिया घूमता है, नाचता है, वैसे वैसे टरबाइन ब्लेड्स जो ये घूमते हैं। अब इन टरबाइन ब्लेड्स पर हम स्टीम से भी प्रेशर दे करके इसको रोटेट करा सकते हैं। हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करने के तरीके में क्या किया जाता है, बहुत हाइट से जहाँ डैम बना करके पानी को गिरा करके और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में बदल के और यहाँ पर इस टरबाइन ब्लेड को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये टरबाइन ब्लेड्स रोटेट करते हैं तो साथ में ये पूरा का पूरा आर्मेचर इस मैग्नेटिक फील्ड में, या यूं कहो कि ये जो मैनी टर्न वाला कॉइल सिस्टम है इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लगता है, जिसकी वजह से उससे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करना शुरू करता है। और उसके कारण ये जो इसके जो एंड्स हैं, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग्स स्प्लिट रिंग के रूप में R1 R2 के एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गई आर्मेचर, ये स्प्लिट रिंग, ये फील्ड मैग्नेट्स की बात। अब क्या करते हैं कि ये जो दोनों सेमी सर्कुलर हाफ्स हैं रिंग्स के, जो कि वेल्डेड हैं इस कॉइल के दोनों एंड से, ये तो इनकी बात हो गई, ये आर्मेचर और कॉइल सिस्टम की और पूरा शैफ्ट सिस्टम की। बाहर से दो ग्रेफाइट ब्रशेस B1 और B2, ठीक है, हमेशा ही इन दोनों रिंग्स के साथ कांटेक्ट बनाए रहते हैं। इनको स्लाइटली प्रेस कर दिया जाता है R1 और R2 की तरफ, ताकि ये इनके साथ हमेशा संपर्क में रहें, टच करते रहें जस्ट, और ये अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। और अल्टीमेटली कार्बन ब्रशेज जो हैं एक कनेक्टिंग वायर से होकर के एक एक्सटर्नल लोड R से कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पर लोड का मतलब बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, जो भी है इलेक्ट्रिकल गैजेट आपका जो DC से चलने वाला है, जिसको एक सर्टेन डायरेक्शन में करंट चाहिए होता है, तो उसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ हमने उसको रेसिस्टर के रूप में, लोड के रूप में R ओम का रेसिस्टर दिखलाया है, ठीक है। अब
ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन की बात, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, फील्ड मैग्नेट्स हो गए, बीच में मैनी टर्न वाला कॉइल आर्मेचर हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हो गया ये स्प्लिट रिंग सिस्टम हो गया जो कम्यूटेटर कहलाता है, चौथा पार्ट आपका ये बाहर ग्रेफाइट ब्रशेस गुड कंडक्टर होने की वजह से ये हमेशा कॉन्टैक्ट बनाए रहेंगे। अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेटअप होता है, अगर कोई करंट कॉइल में फ्लो होता है तो वो करंट जो है इस एक्सटर्नल लोड से होकर के भी पास करेगा और सर्किट ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये और लास्ट में ये जो एक्सिल है, इस एक्सिल या शैफ्ट के दूसरे छोर से टरबाइन ब्लेड्स कनेक्ट हो गया। ध्यान देना, मोटर में ये टरबाइन ब्लेड्स नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये टरबाइन ब्लेड्स हमें क्यों कनेक्ट करना पड़ा, क्योंकि हमें मैकेनिकली इस कॉइल को रोटेट कराना है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके लिए टरबाइन ब्लेड्स की जरूरत पड़ेगी और जिसको हम किसी तरीके से रोटेट करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट तो पूरा हो गया, अब इसकी वर्किंग जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो मान लो कि कॉइल अभी इस पोजीशन में है जैसा दिखलाया गया है, ए बी पोर्शन इधर है और इसका सी डी आर्म यहाँ है और डी अल्टीमेटली ब्रश B2 से ये R2 से जुड़ रहा है, ये स्प्लिट रिंग सिस्टम R2 से जुड़ रहा है और ये ए पोर्शन जो है स्प्लिट रिंग R1 से यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो वेल्डिंग हुई पड़ी है इनकी। अब अभी ब्रश B1 के कांटेक्ट में रिंग सेमी सर्कुलर रिंग R1 है और ब्रश B2 के कांटेक्ट में सेमी सर्कुलर रिंग जो है वो R2 है, ठीक। अब होगा ये कि मान लो कि हम इस कॉइल को रोटेट करना शुरू कर रहे हैं मैकेनिकली और इस तरह से रोटेट कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन दे रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन दे रहे हैं, मतलब कि ए बी पोर्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड, और ये सी डी पोर्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो सी डी पोर्शन मान लो कि ऊपर उठ रहा है और ए बी पोर्शन नीचे जा रहा है और इस तरह से इसमें रोटेशन हो रहा है। यूँ देख लो, ये ए बी सी डी, यूँ समझ लो कि ये ऐसे रोटेशन हो रहा है, ए बी नीचे जा रहा है और सी डी वाला पोर्शन ऊपर की ओर उठ रहा है और ये हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ से शुरू होकर के ये इस तरह से रोटेट होकर के और ऐसे हाफ रोटेशन तक की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज में कॉइल आर्मेचर ये रोटेट करना शुरू करेंगे तो मत भूलो कि इनके साथ में ये दोनों सेमी सर्कुलर हाफ रिंग्स जो हैं, स्प्लिट रिंग्स, ये भी कनेक्टेड हैं, वो भी रोटेट करेंगे, वो भी इन कार्बन ब्रशेज से रगड़ खाते हुए और उस वहाँ रोटेशन में रहेंगे, ठीक है। तो आधे रोटेशन में समझो क्या होता है, ए बी जब नीचे जा रहा है और सी डी पोर्शन जब ऊपर जा रहा है तो ये सी डी आर्म जो कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है जब ऊपर की ओर जा रहा होगा, तो जब सी डी आर्म ऊपर की ओर जा रहा होगा तो होगा ये कि इसमें करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक कंडक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर, ये सी डी आर्म की बात कर रहा हूँ, मान लो ये सी डी, ये पिन क्या है, ये किस्टेंट कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई जैसा कि डायग्राम में देख रहे हो। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में सी डी आर्म जब ऊपर की ओर जाएगा तो बताओ इसमें करंट किस एक पोटेंशियल डिफरेंस किस डायरेक्शन में सेटअप होगा और करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, और इसके लिए कौन सा रूल लगाओगे। तो याद करो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमने बताया था, नॉट लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल शुड बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल अगर लगाएं तो तुम देखो कंडक्टर ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब मोशन की दिशा में हम थंब कर देंगे राइट हैंड का, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये फोर फिंगर की दिशा हो गई और ये मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा, मतलब कि ये सी डी पोर्शन में डी टू सी करंट का फ्लो होगा, ठीक है, डी टू सी का करंट फ्लो होगा। तो अब यहाँ पर तुम डायग्राम में देखो, करंट का फ्लो डी टू सी तभी होगा जब डी पोर्शन जो है पॉजिटिव हो जाए, ये डी से जुड़ा हुआ ये जो स्प्लिट रिंग है R2 ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और यूँ कहो कि ये जिस ब्रश से जुड़ा हुआ है B2 से, B2 तो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, तो ये पॉजिटिव रहे, तभी जा कर के करंट जो है कॉइल में D से होकर के C से होते हुए B को होकर के, अब देखते हैं
ए बी आर्म में क्या हो रहा है, करंट किधर होगा, ठीक है। वैसे तो बी टू ए होगा, लेकिन समझते हैं कैसे। तो जिस समय सी डी ऊपर जा रहा होगा तो उस समय ए बी नीचे आ रहा होगा। अब देखते हैं इस स्ट्रेट कंडक्टर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने से, बी यहाँ है, ए यहाँ है, ये जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो राइट हैंड रूल से इसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। तो तुम देखो, राइट हैंड को मैंने यूज़ किया, ये राइट हैंड हो गया हमारा, थंब की डायरेक्शन ए बी की दिशा क्या हो गई, ये ए बी कंडक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो थंब के डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये। तो देखो मिडिल फिंगर हमारा किधर की ओर इशारा कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर। ये डायरेक्शन क्या बताएगा, इंड्यूस करंट की दिशा बताएगा, मतलब बी टू ए करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर बी टू ए करंट का फ्लो होगा और उस समय ये जो रिंग R1 है वो नेगेटिव टर्मिनल बना रहेगा, या यूं कहो कि इससे जुड़ा हुआ कनेक्टेड जो ब्रश B1 है ये नेगेटिव टर्मिनल बना रहेगा। तो ब्रश B2 जो है पॉजिटिव टर्मिनल और ब्रश B1 नेगेटिव टर्मिनल बना हुआ है, और इस हाफ रोटेशन के दरमियान करंट का फ्लो इस कॉइल में इंड्यूस करंट का, आपने देखा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से D टू C होते हुए फिर B से A होकर के आकर के B1 पर क्लोज हो रहा है, और एक्सटर्नल लोड में करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है और सर्किट एक्चुअल में ऐसे कंप्लीट हो रही है। ध्यान देना, इस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस R से होकर के करंट का फ्लो लेफ्ट टू राइट, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में होगा। क्यों भाई, तो तुम देखो ये B2 से यहाँ से होकर के करंट फ्लो का डायरेक्शन, ये होते हुए B2A होते हुए B1 से होकर के ये करंट फ्लो का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हाफ रोटेशन की। हाफ रोटेशन जब कंप्लीट हो गया तो हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद देखो क्या हो गया, ए बी आ जाएगा सी डी की जगह और सी डी आ जाएगा ए बी की जगह, ठीक है। आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, ए बी और सी डी अपने पोजीशन से इंटरचेंज कर लेंगे, ए यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। साथ ही ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, ये सेमी सर्कुलर हाफ रिंग्स है, ये भी अपनी पोजीशन से इंटरचेंज कर लेंगे, क्योंकि ये तो कनेक्टेड है ना, इसके साथ वेल्डिंग हुई पड़ी है। तो ए के साथ जुड़ा हुआ ये जो स्प्लिट रिंग R1 है ये चला आएगा ब्रश B2 के कांटेक्ट में आफ्टर हाफ रोटेशन, और ये जो R2 रिंग का सेकेंड हाफ है ये क्या होगा कि ये ब्रश B1 के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। जब ए बी B2 के कांटेक्ट में आ जाएगा और CD जो है ये अल्टीमेटली ये B1 के कांटेक्ट में आ जाएगा आफ्टर हाफ रोटेशन। तो अब देखो अब क्या होगा, अब जो ए बी यहाँ पर रहने पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, जिसकी वजह से करंट B टू A फ्लो हुआ, तो जब ये यहाँ आएगा CD की जगह पे तो सेकेंड हाफ रोटेशन की शुरुआत में और उसके बाद क्या होगा, ये सेकेंड हाफ के खात्मे तक ये ऊपर उठने लगेगा। ए बी जो इस पोजीशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था वो सी डी की पोजीशन के पास आने पर हाफ रोटेशन के बाद वो ऊपर की ओर उठने लगेगा, और ऊपर की ओर उठने की वजह से इसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ध्यान देना, फिर से राइट हैंड रूल लगाते हैं हम। अब क्या मानकर चलोगे कि यहाँ पर ए पहुँच गया है, यहाँ बी पहुँच चुका है, ए बी आफ्टर हाफ रोटेशन बता रहा हूँ मैं। तो अब ए बी जो है नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ए बी जब ऊपर की ओर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये हो गई, थंब की दिशा हो गई ये तुम्हारी इसके मोशन की दिशा, तो करंट की इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए टू बी होगी। तुम ध्यान देना, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ए टू बी हो जाएगी कॉइल के अंदर, ठीक है। तो ए बी पोर्शन जब इधर हुआ करता था लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल के करीब, तो इसमें करंट की फ्लो का डायरेक्शन बी टू ए हुआ करता था, लेकिन हाफ रोटेशन के बाद ये शिफ्ट होकर के जब यहाँ पर साउथ पोल के करीब आ गया तो तुम देख रहे हो कि इसमें करंट फ्लो का डायरेक्शन ए टू बी हो रहा है। तो कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, हुआ ना। लेकिन और ऐसे ही जो है आप समझ सकते हो कि सी डी जब यहाँ आएगा तो सी डी पोर्शन में करंट का फ्लो सी टू डी होने लगेगा। जहाँ यहाँ साउथ पोल के जब करीब था तो डी टू सी हुआ करता था, नॉर्थ पोल के करीब जब सी डी पोर्शन आ जाएगा आफ्टर हाफ रोटेशन तो इसमें करंट का फ्लो सी टू डी होगा, न कि डी टू सी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ ये सब समझ गए पूरी मैकेनिज्म। अब तुम एक और चीज़ देखो, जब ए बी साउथ पोल के करीब आ गया और इसमें करंट फ्लो का डायरेक्शन अब बी टू ए की जगह ए टू बी हो गया, तो तुम देखो
ए के साथ जुड़ा हुआ जो रिंग था R1, वो R1 अब यहाँ पर है। अब वो R1 प्लस B2 के कांटेक्ट में है, तो A टू B करंट का फ्लो तभी होगा जब A पॉजिटिव हो। तो ये A जब इस साइड था तो वो R1 से जब जुड़ रहा था तो R1 ब्रश B1 के कांटेक्ट में था, जो कि नेगेटिव टर्मिनल हुआ करता था। लेकिन आफ्टर हाफ रोटेशन हुआ ये कि R1 इस साइड आ गया, ब्रश B2 के कांटेक्ट में आ गया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन तुम एक चीज़ देखो, इसकी वजह से कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन इन्वर्ट जरूर हो गया, रिवर्स जरूर हो गया, लेकिन B2 जो है ये B2 हमेशा पॉजिटिव ही रहा। B2 ब्रश जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल बना रहा और B1 जो है ऑल द टाइम नेगेटिव टर्मिनल ही बना रहा। भले ही कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन इन्वर्ट हो रहा है आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, बट B2 always remains positive and B1 always remains negative, and in the external circuit and through this external load resistor R ohm, current always flows from V1 to B2 in this sense, and the circuit is completed in this manner, ठीक है। तो इस रेसिस्टर से होकर के करंट का फ्लो ऑल द टाइम लेफ्ट टू राइट सेम डायरेक्शन में होता रहा और इस तरह से हमें अक्रॉस दिस रेसिस्टर एक डीसी करंट, डीसी आउटपुट हमें हमेशा मिलता रहा। तो ये रही बात डीसी जनरेटर की बनावट की, कंस्ट्रक्शन की। उम्मीद है ये वर्किंग और पूरा प्रिंसिपल सब कुछ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। कल मैं एसी डायनेमो के बारे में जिक्र करूँगा जिसका ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो एसी नेचर की होती है। थोड़ा सा इसी में कंस्ट्रक्शनल चेंज कर देंगे तो वो एसी में बदल जाएगा वो करंट, और इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।